नमस्कार दोस्तों, सक्सेस बाय एडी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं पेडागाजी की अगले टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान, जो टेट, सीटेट तथा सुपर टेट और अदर्स टीचिंग संबंधी जितने भी एग्जाम हैं सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है और महत्वपूर्ण भी है। देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मनोविज्ञान से हुई है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है? मनोविज्ञान से। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मनोविज्ञान से हुई है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति ऐसा माना जाता है कि 19वीं शताब्दी, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी या फिर 1900 ईस्वी के आसपास माना जाता है। और शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में सर्वप्रथम, या शिक्षा मनोविज्ञान का एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन 1920 ईस्वी में, एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन 1920 ईस्वी में सबसे पहले अमेरिका में किया गया। कहां किया गया? अमेरिका में। अतः अमेरिका को ही शिक्षा मनोविज्ञान का जनक देश कहा जाता है। जनक देश कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान से अलग करने का श्रेय, शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान से अलग करने का श्रेय थार्नडाइक, जड़, टर्मन, फ्रॉवेल, पेस्टोलॉजी, स्टैनले हॉल, आदि विद्वानों को जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान से अलग करने का श्रेय थार्नडाइक, जड़, टर्मन, फ्रॉवेल, पेस्टोलॉजी, स्टैनले हॉल आदि विद्वानों को जाता है। थार्नडाइक इसमें महत्वपूर्ण है। शिक्षा मनोविज्ञान पर सबसे अधिक कुछ न कुछ लिखने का प्रयास अगर किया है तो किसने? थार्नडाइक। अतः थार्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और थार्नडाइक को ही प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है, थार्नडाइक को ही प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी किसको कहा जाता है? थार्नडाइक। जड़, टर्मन ये लोग भी शिक्षा के बारे में कुछ कहे, लेकिन आईक्यू पे बात की। फ्रॉवेल महोदय ने बहुत सारे जो है किंडरगार्टन विधि, बहुत सारे जो है शिक्षण विधियों का प्रयास किया। स्टैनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। पेस्टोलॉजी महोदय को भी, ये लोग भी बाल मनोविज्ञान पे बहुत कुछ लिखने का प्रयास किया। अपने 3.5 साल के बेटे अल्बर्ट पर जो है
बेबी बायोग्राफी विधि का प्रयोग करते हुए इन्होंने कुछ प्रयास किया। स्टेनले हॉल ने प्रश्नावली मेथड का प्रयोग करते हुए बहुत से जो है बाल मनोविज्ञान को जो है बढ़ावा देने में काफी प्रयास किया। इस तरह से थॉर्नडाइक, ठीक है, थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है और थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा फैक्ट्स देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान पे। शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें शिक्षा मनोविज्ञान संस्कृत के शिक्ष धातु से, शिक्षा मनोविज्ञान संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना या फिर ज्ञान को प्राप्त करना, या जिसका अर्थ क्या है, सीखना या फिर ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षा मनोविज्ञान संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना या फिर ज्ञान प्राप्त करना। एक और फैक्ट लेकर आते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान अंग्रेजी के एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के, यानी ये एजुकेशन लैटिन भाषा के एडुकेटम से मिलकर बना है। एडुकेटम से बना है, जिसमें ई का अर्थ होता है अंदर से, तथा ड्यूस का या ड्यूस का अर्थ होता है बाहर निकालना। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षा यानी एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति के आंतरिक शक्तियों का बाह्य प्रकटीकरण। यानी व्यक्ति के एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ होता है, एजुकेशन में ई का अर्थ होता है अंदर से, ड्यूस का अर्थ होता है बाहर निकालना। अर्थात एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ होता है व्यक्ति के आंतरिक शक्तियों का बाह्य प्रकटीकरण या फिर ज्ञान का परिमार्जन। ज्ञान का परिमार्जन क्लियर है? आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना या फिर ज्ञान का परिमार्जन करना। एजुकेशन का मतलब समझ में आ गया? ठीक है, अब हम देखते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं। मनोविज्ञान क्या होता है? व्यवहार का या फिर जो है अनुभवों का योग होता है। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान को देखते हैं। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान देखिए दो शब्दों से मिलकर बना। एक दो है शिक्षा और दूसरा क्या है? मनोविज्ञान। दोस्तों अभी हम लोग ने जस्ट शिक्षा के बारे में देखा, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ निकाला, और पिछली क्लास में हम लोग मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ निकाल चुके हैं, जिसका क्या होता है? व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, और शिक्षा में हम लोग देखिए अभी क्या? ज्ञान का परिमार्जन। ज्ञान का परिमार्जन या फिर
ज्ञान का बाह्य प्रकटीकरण। अब देखते हैं, दोनों को मिलाने का प्रयास करते हैं तो यहां से एक व्यवहारिक परिभाषा निकल कर आती है, यानी किसी व्यक्ति के ज्ञान का परिमार्जन करने के लिए, किसी व्यक्ति के आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालने के लिए, किसी व्यक्ति के ज्ञान का परिमार्जन करने के लिए उसके व्यवहार का अध्ययन जरूरी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के ज्ञान का परिमार्जन करने के लिए उसके व्यवहार का अध्ययन जरूरी है। एक व्यक्ति के आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालने के लिए उसके व्यवहार का अध्ययन जरूरी है। इसी को हम कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। ये शिक्षा मनोविज्ञान का एक व्यवहारिक परिभाषा निकल कर, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट रख लीजिए। आगे चलते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार हम जो है कोटेशन देखने का प्रयास करते हैं, या कुछ विद्वान जो है अलग अलग शिक्षा मनोविज्ञान पर क्या क्या परिभाषाएं दी है, ठीक है। अलग अलग विद्वानों का देखते हैं, ठीक है। क्रो एंड क्रो के अनुसार अगर देखा जाए तो क्रो एंड क्रो महोदय कहते हैं, क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का एक योग है। शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का एक योग है। सीखने के अनुभवों का योग, सीखने का अनुभव का योग मतलब समाजीकरण का योग है। इस तरह से कोटेशन को तोड़कर या इधर उधर घुमा कर भी पूछा जा सकता है। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार कोटेशन क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो है सीखने के अनुभवों का एक योग है। स्किनर के अनुसार देखते हैं। ठीक है, स्किनर के अनुसार समझ लीजिए, फिर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। ठीक है, शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। शिक्षण क्या होता है इसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। अधिगम क्या होता है ये भी हमारे सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लर्निंग। ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में देखिए कि स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। एक परिभाषा और निकल के आती है कार्ल शनिक की। कार्ल शनिक के अनुसार मनोविज्ञान की खोजों को शिक्षा में लागू करना। मनोविज्ञान की खोजों को शिक्षा में लागू करना, ये शिक्षा मनोविज्ञान है।
दार्शनिक महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान की जितनी भी खोज है, उपलब्धि है, उसको शिक्षा में लागू करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। स्टीफन महोदय की परिभाषा क्या है? स्टीफन महोदय कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शैक्षणिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। ये स्टीफन महोदय कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का एक क्रमबद्ध अध्ययन है। अब कुछ विद्वान ऐसे भी हैं, जैसे स्किनर के बारे में अभी हम लोग देखे, लेकिन स्किनर महोदय ने शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व को ध्यान में रखकर भी एक डेफिनेशन दी है। ये कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक के तैयारी में नींव के पत्थर के समान है। नींव के पत्थर के समान है। स्किनर महोदय मनोविज्ञान के महत्व को, शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व को दर्शाते हुए एक कोटेशन देते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की तैयारी में नींव के पत्थर के समान है। और एक परिभाषा और निकल कर आती है, क्रो एंड क्रो। फिर जो है कहते हैं, क्रो एंड क्रो ने भी महत्व को दर्शाते हुए, शिक्षा मनोविज्ञान की इंपॉर्टेंस को बताते हुए इन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के अभाव में, क्रो एंड क्रो शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व पर बल देते हुए एक परिभाषा दी है कि शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के अभाव में अध्यापक उस पतवार विहीन नाविक के समान हो जाता है या हो जाएगा, जो अपनी मंजिल को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है? शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व पर बल देते हुए क्रो एंड क्रो महोदय कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के अभाव में एक अध्यापक पतवार विहीन उस नाविक के समान हो जाएगा जिसकी मंजिल का कोई पता नहीं है। जिस प्रकार पतवार विहीन एक नाविक को, नाव को छोड़ दीजिए नदी में और उसका मंजिल अपने तयबद्ध तरीके जगह पर, लक्ष्यबद्ध जगह पे वह अपने आप पहुंच नहीं पाता है, उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के अभाव में एक अध्यापक भी अपने लक्ष्य को प्राप्त, अपने मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा सकता। ये है क्रो एंड क्रो का एक और डिफिनीशन जो शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व पर बल देते हुए। अब हम आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र देखते हैं। और एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान में एक नोट आप लोग लिख लीजिए। नोट इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे मोदी के हो चाहे एडी के हो। ठीक है? नोट लिखिए। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान को लिखिए। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान को लागू करने में या लागू करने का श्रेय रूसो को दिया जाता है। ठीक है? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में मनोविज्ञान को लागू करने का श्रेय रूसो को दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक एमिल में
अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक है क्या, एमिल। इन्होंने अपनी पुस्तक एमिल में लिखा है कि, इन्होंने अपनी पुस्तक एमिल में क्या लिखा है, लिख लीजिए, इन्होंने अपनी पुस्तक एमिल में लिखा है कि बालक एक खुली किताब है। इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, बालक एक खुली किताब है। ठीक है, लिखिए, बालक एक खुली किताब है जिसका अध्ययन एक अध्यापक को करना चाहिए। एक अध्यापक को करना चाहिए। ये सबसे पहले जो है रूसो महोदय ने अपनी पुस्तक एमिल में जो है लिखा कि बालक एक खुली किताब है जिसका अध्ययन एक अध्यापक को करना चाहिए। स्टेटमेंट किसका है, रूसो का है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं जो है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की बात करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, मिटा दें इसको। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले एक स्किनर का फिर कोटेशन देखते हैं क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए। स्किनर कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में उन सभी क्षेत्रों या उन सभी शिक्षण व विधियों को शामिल किया जाता है, या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में उन सभी ज्ञान व विधियों को शामिल किया जाता है जो शिक्षण अधिगम को प्रभावित करता है या करती है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में उन सभी ज्ञान व विधियों को शामिल किया जाता है जो शिक्षण अधिगम को प्रभावित करती है। यानी सभी ज्ञान व विधियों को शामिल किया जाता है जो शिक्षण अधिगम को क्या करती हो, प्रभावित करती हो। इस स्किनर महोदय कहते हैं। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की बात करें तो थोड़ा सा इससे हटकर भी आता है। क्षेत्र, इसमें किसको शामिल किया जाता है, देख लीजिए, शिक्षार्थी, शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षक, शिक्षण अधिगम, शिक्षण अधिगम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यही आपका सिलेबस है। इसी को कवर कर लीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को कवर कर लीजिए। टीचिंग से संबंधित एक अध्यापक की परीक्षा के लिए कोई भी एग्जाम हो, इन्हीं सब क्षेत्रों पे पकड़ बना लीजिए। देखिए अभिरुचि टाइप्स का आपका सी-टेट आधारित जो भी एप्टीट्यूड टाइप का क्वेश्चन बनेंगे इसी क्षेत्रों पर बनते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में शिक्षार्थी, शिक्षक, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, बुद्धि समायोजन, ये सब टॉपिकें पढ़नी अलग अलग आपको। बुद्धि भी पढ़ना है, समायोजन भी पढ़ना है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी पढ़ना है, शिक्षण अधिगम भी पढ़ना है। ठीक है, सब पढ़ना। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ये भी टॉपिक पढ़ना आप लोगों को। व्यक्तित्व भी पढ़ना है,
जब व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं तो वहां पे व्यक्तित्व भी होना अनिवार्य है। ठीक है, व्यक्तित्व, विशिष्ट बालक, ये भी पढ़ना है। ये सब क्षेत्र हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को कवर कर लीजिए, आपका टेट सीटेट का सिलेबस कवर हो जाएगा। विशिष्ट बालक, बाल अपराध, विशिष्ट बालक, बाल अपराध, अभिप्रेरणा, ठीक है, आदि, ये सब टॉपिक आपको शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आते हैं। इस सभी क्षेत्र को कवर कर लीजिए। शिक्षार्थी, शिक्षक, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, बुद्धि, समायोजन, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व, विशिष्ट बालक, बाल अपराध, अभिप्रेरणा, ये सब टॉपिक्स आपको पढ़ना। और यही क्षेत्र है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। अगर शिक्षा मनोविज्ञान पे आप कुछ करना चाहते हैं तो इन्हीं सब क्षेत्रों पे आप पकड़ बनाइए। ठीक है, और इस पे जिसकी पकड़ बन गई वो अभिरुचि टाइप की जितने भी टीचिंग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं सब क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का एक अध्यापक के लिए महत्व। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए। ठीक है, हम लोग की जो क्लासेज होगी वो सीटेट और टेट दोनों साथ साथ चलेगी। उसी टॉपिक में जो चीजें आपको टेट के लिए लगेगा उसको हम बताते जाएंगे, जो टॉपिक सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट होगा उसको हम उसी में बता देंगे कि ये देखिए सीटेट का है, यहीं से सीटेट का प्रश्न बनेगा हर टॉपिक में। इसीलिए मेरी टोटल वीडियो जो है शुरू से लास्ट तक देखना अनिवार्य है, ये एडी सर का आदेश है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर सीटेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीटेट। ये सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सीटेट के हर क्वेश्चन में एक अध्यापक को साइड में रख दिया जाता है और केस बनाई जाती है और यहीं से क्वेश्चंस आपके आएंगे। देखिए एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व को ध्यान में रख के हम लोग पीछे भी कुछ कोटेशन देख लिए थे कि शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के अभाव में एक अध्यापक पतवार विहीन एक नाविक के समान हो जाता है जिसकी मंजिल का कोई पता नहीं है, ये भी महत्व है। और शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक की तैयारी में नींव के पत्थर के समान कार्य करता है, ये सब महत्व ही है। और एक महत्व और भी देखते हैं, प्रभावशाली शिक्षण, प्रभावशाली शिक्षण, प्रभावशाली शिक्षण प्रदान करने में शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो प्रभावशाली शिक्षण प्रदान करने में शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के आधार पर ही एक अध्यापक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बोधगम्य, सरल, आसान बना सकता है, रुचिकर बना सकता है। अगर एक अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा तो वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली, बोधगम्य, सरल, आसान, रुचिकर नहीं बना पाएगा। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का प्रभावशाली शिक्षण के लिए भी बहुत ही महत्व है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के आधार पर ही एक अध्यापक जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बोधगम्य, सरल, आसान, रुचिकर बना सकता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं,
महत्व में, शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व में, तो बालक को जानने में सहायक। देखिए हम लोग शुरू में ही, वीडियोस के शुरू में ही हम लोग देख लिए थे शिक्षा का एक शाब्दिक अर्थ कि एक बालक के आंतरिक शक्तियों को पहचानने में शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से एक बालक को जानने के लिए, एक बालक को जानने में शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ही सहायक है। एक विद्वान है थॉमस मुलर, जो कहते हैं कि एक अध्यापक, एक सही अध्यापक, एक सक्रिय अध्यापक वही है जो अपने बालक का या विद्यार्थी का अध्ययन उसी प्रकार करता है जिस प्रकार से उसने अपने विषय के बारे में अध्ययन करता है। एक अध्यापक, सक्रिय अध्यापक वही है जो जिस प्रकार से वह अपने बालक का, अपने विद्यार्थी का अध्ययन उसी प्रकार करता है जिस प्रकार से वह अपने विषय का, जिस प्रकार से एक अध्यापक अपने विषय के बारे में अध्ययन करता है उसी प्रकार से अपने बालक का, विद्यार्थी का भी अध्ययन करता है, वही एक सक्रिय अध्यापक है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के आधार पर एक बालक के को जानने में भी ये सहायक होता है। बालकों में बहुत सारे व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। अगर एक अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है तो उस व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर बालक को जानने में सहायक है। और तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक खुद अध्यापक को आत्मज्ञान या स्वयं को जानने में भी सहायता करता है। आत्म ज्ञान या फिर स्वयं को जानने में सहायक, आत्मज्ञान या फिर स्वयं को जानने में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के आधार पर ही, ज्ञान के कारण ही एक अध्यापक अपनी योग्यता, क्षमता के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। एक अध्यापक जो है अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के बारे में इसी मनोविज्ञान के ज्ञान के आधार पर जानने का प्रयास करता है और उसका समय परिस्थिति के आधार पर, समय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार उसमें सकारात्मक परिवर्तन करता चला जाता है। एक अध्यापक जो है अपने बारे में जानता है, अपनी क्षमता के बारे में, अपनी योग्यता के बारे में और समय परिस्थितियों के अनुसार उसमें सकारात्मक, समय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार उसमें सकारात्मक परिवर्तन करता चला जाता है। इस शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। नेक्स्ट जो है देखते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाल केंद्रित शिक्षा को लागू करने में सहायक। बाल केंद्रित शिक्षा को लागू करने में या क्रियान्वित करने में सहायक। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा को लागू करने में शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार से सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे बड़ी देन है, शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे बड़ी देन है या शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के आधार पर ही एक अध्यापक बाल केंद्रित शिक्षा को सही तरीके से क्रियान्वित कर सकता है या क्रियान्वित कर पाता है, क्योंकि एक बालक
की रुचि, योग्यता, अभिरुचि, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर उसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया देने में सहायक हो पाता है। एक शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के आधार पर ही एक अध्यापक जो है एक बालक के रुचि के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार, उसके क्षमता के अनुसार, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर एक शिक्षा को लागू करने में सहायक है, शिक्षण विधि को लागू करने में सहायक है या लागू करने में सफल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन इस पॉइंट्स को हम अधूरा नहीं छोड़ना चाहते हैं, थोड़ा सा इसमें कुछ पॉइंट्स और ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो शिक्षण विधियां, अच्छी शिक्षण विधियों को लागू करने में सहायक, अच्छी शिक्षण विधियां अपनाने में या फिर लागू करने में सहायक। किस प्रकार से? शिक्षा मनोविज्ञान का एक अध्यापक को अगर अच्छा से ज्ञान होता है तो शिक्षण में, एक शिक्षण के लिए कौन सी अच्छी विधि होगी, श्रव्य, ठीक है, कौन सी बाल केंद्रित होगी या कौन सी शिक्षण विधि अधिक होगी, या बाल केंद्रित शिक्षण विधियों को लागू करने में एक शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट पॉइंट और देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 6 पॉइंट। तो शिक्षण सहायक सामग्री को चुनाव में सहायक, शिक्षण सहायक सामग्री के चुनाव में सहायक, शिक्षण सहायक सामग्री के चुनाव में सहायक। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के आधार पर ही एक अध्यापक जो है बालकों के लिए कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री ज्यादा उपयोगी है, श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री या श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी जरूरी है, कौन सी ज्यादा जरूरी है, इसको अपनाने में क्या है, सहायक है। चुनाव करने में कि कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव किया जाए, एक शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के आधार पर ही एक अध्यापक जो है सही शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव कर पाता है। और इसी के आधार पर श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री जो है ज्यादा उपयोगी मानी जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट अगर देखते हैं तो हम देखते हैं निर्देशन एवं परामर्श में सहायक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए निर्देशन एवं परामर्श में सहायक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवहार में इसका बहुत ज्यादा मिसयूज करते हैं आजकल के टीचर्स। निर्देशन एवं परामर्श में सहायक, अगर शिक्षा मनोविज्ञान का अगर ज्ञान है तो एक अध्यापक जो है एक बालक को व्यवसायिक व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर उनको शैक्षणिक और व्यवसायिक निर्देशन प्रदान कर सकता है। बात समझ आ रही है? अगर शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है तो एक अध्यापक जो है बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर उनकी शैक्षणिक और व्यावसायिक निर्देशन उनको दे सकता है। जिस जैसा उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, किसी को मैथ में इंटरेस्ट है तो उनको आईटी, बीटेक जो है इन क्षेत्रों में जाने के लिए निर्देश दे सकता है। रट्टा मारने में जो है ज्यादा प्रबल है तो उसको जो है आर्ट्स के सब्जेक्ट की तरफ जो है उसको मोटिवेट कर सकता है। लेकिन व्यवहार में कुछ अलग होता है कि हम टीचर हैं, साइंस के टीचर हैं, साइंस की कोचिंग पढ़ाते हैं तो बच्चे को कहते हैं कि साइंस ही लेना
ताकि आगे हमारे कोचिंग में आ सके। ठीक है, इस तरह से परामर्श आज के समय में दिया जा रहा है। लेकिन नहीं, शिक्षा मनोविज्ञान का अगर ज्ञान है तो एक अध्यापक जो है उनके विभिन्नताओं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर उनको शैक्षणिक और व्यावसायिक निर्देशन जो है प्रदान कर सकता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट देखते हैं, मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन का देखिए शाब्दिक अर्थ होता है निर्णय लेना, निर्णय लेना। ठीक है, तो मूल्यांकन में भी शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत महत्व होता है एक अध्यापक के लिए। अगर शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है तो एक अध्यापक अपनी व्यक्तिगत संवेग को साइड में रखकर एक जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार से मूल्यांकन कर सकता है। अगर उसको शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है तो उसका मूल्यांकन करते समय, निर्णय लेते समय उस अध्यापक की व्यक्तिगत इमोशन, व्यक्तिगत संवेग उसकी प्रश्न उत्तर पुस्तिका पर पड़ सकती है। इस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान के आधार पर एक सही मूल्यांकन किया जा सकता है। ये कुछ पॉइंट से जो थे शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व, शिक्षा मनोविज्ञान का एक अध्यापक के लिए महत्व को दर्शाया। इसमें एक पॉइंट और छोड़ रहा है, सॉरी, जो है कक्षा विभाजन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कक्षा विभाजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आज के समय में समावेशी शिक्षा चल रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन डेवलपमेंट चल रहा है। ठीक है, कक्षा विभाजन आज के समावेशी शिक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सजेशन पढ़ सकता है, टॉपिक्स हो सकती है। कक्षा विभाजन किस प्रकार से, क्योंकि एक ही छत के नीचे बहुत सारे व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बच्चे होते हैं। कोई व्यक्ति जो है बहरा है, कम ऊंचा सुनने वाला है, कम दिखाई दे रहा है, और सामान्य बालक की अपेक्षा उनको दिक्कत होती है, विकलांग है, तो उनको क्या करते हैं, एक उचित कक्षा विभाजन कर सकते हैं। जो मंदबुद्धि बालक हैं या फिर जो बहरे बालक हैं, ऊंचा सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, कम दिखाई देता है, तो क्लास में उनको आगे बिठाया जाए और बाकी बच्चों को उनके कद के अनुसार जो है पीछे बैठाया जाए। विकलांग, दिव्यांग बच्चों को क्लास में बिल्कुल किनारे पे बैठाया जाए। इस तरह से शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के आधार पर एक अध्यापक जो है मंदबुद्धि बालक और प्रतिभाशाली बालकों के भी कक्ष का उचित विभाजन करने में सफल हो सकता है। थैंक यू। आपका ये वीडियो बहुत लंबा हो गया। जो भी समस्या इसके बाद भी अगर आपको होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर जो है अपना विचार रखिएगा।